दोस्ती, एक आम सी मुलाकात और एक प्लास्टिक के ड्रम में छिपा एक ऐसा भयानक राज जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि जनवरी 2026 में पंजाब के लुधियाना में हुई एक हकीकत है। मुंबई से एक 30 साल का नौजवान दविंदर कुमार अपने शहर लौटता है अपने पुराने दोस्त से मिलने, और वो मुलाकात एक ऐसी क्रूरता पे खत्म होती है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। आज हमारे पास जो भी जानकारी और स्रोत हैं, उनके आधार पर हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि उस रात क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंसानियत की हदें पार करने वाला ऐसा काम कोई क्यों और कैसे कर सकता है। चलिए इस मामले की हर परत को खोलकर देखते हैं। तो कहानी को बिल्कुल शुरू से पकड़ते हैं। पीड़ित हैं दविंदर कुमार, 30 साल के, मुंबई में एक कंप्यूटर ऑपरेटर। लेकिन वो लुधियाना मतलब छुट्टियां मनाने नहीं आया था। उसके कुछ सपने थे, वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता था और उसके लिए मशीन खरीदने आया था। एक नई शुरुआत की उम्मीद लेकर वो अपने शहर लौटा था और यहीं उसकी मुलाकात होती है उसके पुराने दोस्त शमशेर सिंह शेरा से। शमशेर पेशे से एक बढ़ई मतलब कारपेंटर था। अब इन दोनों की दोस्ती की नींव में एक ऐसी दरार थी जो शायद बाहर से नजर नहीं आती थी। हमारे स्रोतों के मुताबिक वो दोनों अक्सर साथ में ड्रग्स लेते थे। ये उनकी दोस्ती का एक स्याह पहलू था जो आगे चलकर इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा बन गया। ये सिर्फ मिलना जुलना नहीं था, ये एक तरह की लत पे बनी हुई दोस्ती थी। मतलब एक तरफ एक इंसान है जो नई जिंदगी शुरू करने आया है, और दूसरी तरफ उसका दोस्त जिसके साथ उसका इतिहास नशे से जुड़ा हुआ है। तो दविंदर शमशेर से मिलता है। यहाँ तक तो सब बहुत ही सामान्य लगता है, कोई भी अपने पुराने दोस्त से ऐसे ही मिलता है। लेकिन फिर उस शाम ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया? और यही इस केस की सबसे अजीब बात है। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक ये कोई पहले से प्लान की हुई हत्या या साजिश नहीं थी। ऐसा नहीं था कि शमशेर दविंदर को मारने के इरादे से ही बैठा था। ये दोस्तों की एक आम मुलाकात थी। कहानी में असल मोड़ तब आता है जब पुलिस के अनुसार दोनों ने साथ में ड्रग्स लिए। और अक्सर नशे के बाद छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाती हैं। एक बहस शुरू हुई। हमें ये तो नहीं पता कि बहस किस बात को लेकर थी, पैसे, कोई पुरानी बात, या नशे में होने वाली बेमतलब की बहस। लेकिन वो इतनी बढ़ गई कि हाथापाई तक पहुंच गई। बिल्कुल। और उसी हाथापाई और झगड़े के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी घटना का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। दविंदर बेहोश होकर गिर पड़ा। अब सोचिए, किसी भी सामान्य परिस्थिति में अगर आपका दोस्त बेहोश हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप घबराएंगे, मदद के लिए चिल्लाएंगे, एम्बुलेंस बुलाएंगे। लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहां से कहानी एक ऐसे रास्ते पर चली जाती है जो तर्क और इंसानियत दोनों से परे हैं। यहाँ तक तो ये एक दुखद हादसा लग रहा था, एक झगड़ा जो हद से आगे बढ़ गया। लेकिन इसके बाद शमशेर ने जो किया, उसने इसे हादसे से उठाकर एक ऐसे खौफनाक जुर्म में बदल दिया जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। शमशेर ने मान लिया कि उसका दोस्त दविंदर मर चुका है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल पॉइंट है। उसने हत्या नहीं की थी, कम से कम इरादे से तो नहीं। उसे लगा कि उसके हाथ से उसका दोस्त मर गया है। अब वो एक अपराधी बन चुका था, कम से कम अपनी नजर में। यहाँ पर उसका दिमाग दो हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा डर और घबराहट से भरा हुआ था, और दूसरा हिस्सा इस सबसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। ये बात मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। मतलब अगर आपको लगे कि आपका दोस्त मर गया है तो आपका पहला रिएक्शन डर होगा, घबराहट होगी, शायद आप भाग जाएंगे। कोई आरी उठाने के बारे में कैसे सोच सकता है? ये दिमाग को सुन्न कर देने वाली बात है। क्राइम साइकोलॉजी में इसे अक्सर पैनिक ड्रिवन ओवरकिल कहा जाता है। यहां हत्या का इरादा नहीं था, लेकिन जब उसे लगा कि दोस्त मर गया है तो उसका दिमाग तार्किक रूप से काम करना बंद कर देता है। वो सिर्फ एक लक्ष्य पर फोकस करता है, सबूत मिटाना, पकड़े जाने से बचना। और इस घबराहट में क्रूरता की सारी हदें पार हो जाती हैं। ये ठंडा दिमाग नहीं, बल्कि डर से पैदा हुई एक अजीब सी फोकस्ड पागलपन की स्थिति है। उसे लगा कि अगर वो लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देगा तो उसे ठिकाने लगाना आसान होगा। और उसने यही किया। इस गलतफहमी में कि दविंदर मर चुका है, उसने आरी से उसके शरीर के 6 टुकड़े कर दिए। और सबूत मिटाने की ये कोशिश यहीं खत्म नहीं हुई। लाश को ठिकाने लगाने का तरीका भी उतना ही भयानक था। दविंदर का सिर उसने एक प्लास्टिक के ड्रम में रखा और शरीर के बाकी हिस्सों को पास की एक खाली जगह पर फेंक दिया। और यहाँ इस कहानी में एक और किरदार की एंट्री होती है जो इस मामले को और भी ज्यादा परेशान करने वाला बना देती है। शमशेर की पत्नी कुलदीप कौर। पुलिस जांच के मुताबिक शमशेर इस खौफनाक काम में अकेला नहीं था।
उसकी पत्नी ने सबूत मिटाने और लाश को ठिकाने लगाने में उसकी पूरी मदद की। 1 मिनट, मतलब पत्नी ने ये सब देखा और उसे रोकने की बजाय उसकी मदद की? ये तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है। क्या वो डर गई थी या वो भी इस साजिश में बराबर की शरीक थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सिर्फ कुलदीप ही दे सकती है। हो सकता है वो अपने पति से डर गई हो और दबाव में आकर उसने मदद की हो, या ये भी हो सकता है कि वो अपने पति को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। कारण जो भी हो, उसकी भागीदारी ने उसे भी इस जुर्म में एक हिस्सेदार बना दिया, और असल में इसी वजह से वो दोनों पकड़े गए। वो कैसे? सीसीटीवी फुटेज इस केस में यही सबसे बड़ा और ठोस सबूत बना। और ये कोई मामूली फुटेज नहीं था। पुलिस ने बताया कि ये पास की एक प्राइवेट फैक्ट्री का हाई डेफिनेशन कैमरा था, जो रात में भी इंफ्रारेड की वजह से साफ तस्वीरें ले सकता था। फुटेज में सिर्फ ये नहीं दिखा कि वो ड्रम ले जा रहे हैं, बल्कि उनके चेहरे पर जो तनाव था, जिस तरह वो बार बार घबरा कर पीछे देख रहे थे, वो सब कुछ कैद हो गया। लेकिन सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज जिसमें कोई ड्रम ले जा रहा है, क्या वो किसी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार करने के लिए काफी होता है? हो सकता है उसमें कुछ और हो। ये बहुत अच्छा सवाल है। असल में पुलिस के लिए वो सिर्फ एक फुटेज नहीं था, वो पहला धागा था जिसे पकड़कर उन्होंने पूरी कहानी को उधेड़ दिया। उस फुटेज के आधार पर उन्होंने उस इलाके के सारे सरकारी और प्राइवेट सीसीटीवी खंगाले और एक डिजिटल ट्रेल बनाया। उन्होंने देखा कि ये दोनों ड्रम लेकर कहां से आए थे, और वो रास्ता सीधे शमशेर के घर तक जाता था। जब पुलिस उस डिजिटल मैप के सहारे उनके दरवाजे तक पहुंची, तो उन्हें और भी सबूत मिले, जैसे कि घर में खून के निशान और वो आरी जिसका इस्तेमाल किया गया था। तो मतलब उस एक कैमरे की नजर ने पूरे केस को खोलकर रख दिया। इसके बाद पुलिस ने क्या किया? जाहिर है उनके पास अब मुख्य संदिग्ध थे। बिल्कुल। फुटेज और घर से मिले सबूतों के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। शमशेर और कुलदीप कौर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। शमशेर पर हत्या का आरोप लगा और कुलदीप पर इस अपराध की साजिश में शामिल होने और सबूत मिटाने में मदद करने का आरोप। और अभी जांच का क्या स्टेटस है? क्या कोई ऐसी चीज है जिसका अभी भी इंतजार हो रहा है? हाँ, एक बहुत ही अहम रिपोर्ट का इंतजार है, टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट। आसान भाषा में कहें तो ये वो रिपोर्ट है जो खून और शरीर के टिश्यूज की जांच करके बताएगी कि दविंदर और शमशेर ने उस रात कौन से ड्रग्स लिए थे और कितनी मात्रा में। क्या वो कोई सस्ता सिंथेटिक नशा था जो इंसान को और ज्यादा आक्रामक या वहमी बना देता है? क्या नशे की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि शमशेर सही और गलत का फैसला करने की हालत में ही नहीं था? इस रिपोर्ट से ये साफ हो सकता है कि मामला सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये भरोसे के टूटने की कहानी है। आप जिस इंसान के साथ उठते बैठते हैं, जिस पे शायद आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही आपकी जान का दुश्मन कैसे बन सकता है? और यही इस मामले का केंद्रीय सवाल है, जो शायद हमेशा बना रहेगा। क्या ये हत्या पहले से सोची समझी थी? क्या शमशेर के मन में दविंदर के लिए कोई पुरानी रंजिश थी जिसे वो बाहर निकालने का मौका ढूंढ रहा था? या ये सब कुछ सिर्फ ड्रग्स के नशे, एक छोटी सी बहस और उसके बाद हुई घबराहट का नतीजा था? अगर ये महज एक हादसा था, तो उसके बाद दिखाई गई क्रूरता को कैसे समझा जाए? यहाँ ड्रग्स की भूमिका बहुत बड़ी लगती है। क्या एक सामान्य होश में रहने वाला इंसान ऐसी स्थिति में ऐसा ही बर्ताव करता? ये सोचना भी मुश्किल है। ड्रग्स ने शमशेर की सोचने समझने की शक्ति को किस हद तक प्रभावित किया होगा, ये एक ऐसा पहलू है जिस पर टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट कुछ रोशनी डाल सकती है। क्या ड्रग्स के असर ने उसकी तर्क करने की क्षमता को पूरी तरह से खत्म कर दिया था? क्या उसने डर और घबराहट में ये सब किया, या फिर नशे ने उसके अंदर छिपी किसी हिंसक प्रवृत्ति को बाहर निकाल दिया? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब शायद हमें पूरी तरह से कभी ना मिल पाए, लेकिन जांच इन सवालों का करीब पहुंचने की कोशिश कर रही है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें, तो कुछ बेहद परेशान करने वाले बिंदु सामने आते हैं। एक दोस्त जो अपने दोस्त की जान ले लेता है, फिर इस गलतफहमी में कि दोस्त मर चुका है, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है, और इस पूरे खौफनाक काम में उसकी पत्नी उसका साथ देती है। ये मामला लुधियाना ड्रम मर्डर मिस्ट्री के नाम से जाना गया, और इसने दोस्ती और विश्वास जैसे रिश्तों पर एक भयानक सवालिया निशान लगा दिया है। ये दिखाता है कि कैसे कुछ ही पलों में हालात बदल सकते हैं, और कैसे लत इंसान को उस रास्ते पर ले जा सकती है जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। एक आम शाम, एक दोस्ताना मुलाकात, कुछ गलत फैसलों और एक घातक बहस के बाद एक ऐसी त्रासदी में बदल गई जिसने दो परिवारों को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस मामले में जो चीज सबसे ज्यादा परेशान करती है, वो शायद ये नहीं कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को मार दिया। ऐसी घटनाएं दुर्भाग्य से होती रहती हैं,
बल्कि ये कि उसने शरीर के टुकड़े करने जैसा काम तब क्यों किया जब उसे लगा कि वो पहले ही मर चुका है। लाश को ठिकाने लगाने की ये क्रूरता, ये विभत्स तरीका अपराध के पीछे की मानसिकता के बारे में क्या बताता है? जब हम ऐसी कहानियां सुनते हैं तो हम अपराधी को एक राक्षस मानकर खुद से अलग कर देते हैं। लेकिन शायद सबसे डरावना सवाल ये है कि डर, नशा और घबराहट एक आम इंसान को कितनी आसानी से उस राक्षस में बदल सकते हैं। ये सवाल हमें इंसानी बर्ताव की उन अंधेरी गहराइयों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, जहां तर्क और भावनाएं दोनों खत्म हो जाती हैं।